हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे लूसेंट टॉप 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 25 क्वेश्चन, मतलब 25 टोटल। हम लोग 20 पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 26 से लेकर 50 क्वेश्चन, मतलब 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। यानी टोटल आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन अगर ये पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे, अगर क्षेत्रफल में पूछे सबसे छोटा तो गोवा, अगर जनसंख्या वाइज पूछे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसी तरह अगर जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य पूछे, जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, कौन किस राज्य में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल वाइज यानी एरिया वाइज पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 17.5%। 17.5% है विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। कितना निवास करती है? तो 17 यानी 17.5%। भारत का क्षेत्रफल यानी भारत का एरिया विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का एरिया विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी भारत का जो एरिया है वो विश्व के एरिया कितना प्रतिशत है? तो 2.42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे तो कहाँ हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल यानी टोटल कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने देश हैं? तो इसका हो जाएगा 193 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में। जो लास्ट में ज्वाइन हुआ है 193rd, कौन सा देश लास्ट में ज्वाइन हुआ है इसमें? तो दक्षिण सूडान। क्वेश्चन पूछे कि 190 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है वो कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान। सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? क्वेश्चन ये भी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। कौन कौन से? टोटल कितने अंग है? तो 6 अंग है। कौन कौन से? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रशांग, महासभा, प्रशांग। उसके बाद आता है इसमें 5 नंबर में क्या आता है? यहाँ पे कट गया है। 5 नंबर में आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 नंबर में क्या आएगा? 6 नंबर में आ जाएगा ये क्या बोलते हैं, सचिवालय। सचिवालय 6 नंबर में आ जाएगा। महासभा से क्वेश्चन आता है, महासभा को विश्व का लघु संसद, ये क्या है? लघु संसद कहते हैं। लघु संसद कहते हैं। महासभा को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं? सुरक्षा परिषद में टोटल कितने देश होते हैं? तो टोटल 15 देश होता है सुरक्षा परिषद में। 15 में 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है। ये 5 हमेशा वहीं रहते हैं। ये 10 जो अस्थाई है ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चेंज होते रहते हैं। इन अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों का होता है। 2 वर्षों के बाद ये चेंज होते रहते हैं, ये तो परमानेंट होते ही हैं। तो अस्थाई देशों की संख्या, अस्थाई देश कितने हैं सुरक्षा परिषद में? 5 है।
कौन कौन से वो 5 है? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये टोटल 5 अस्थायी देश है सुरक्षा परिषद के। टोटल सुरक्षा परिषद में कितने देश होते? 15। 15 में 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? तो सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने रखने का कार्य करता है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 और उनके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये दिल्ली भारत की राजधानी वर्ष 1911 में बनी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय किसके शासनकाल में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बनी थी। ये क्वेश्चन हो गया कि समय ब्रिटेन के राजा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम कौन आए थे? तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे। पंचम, ये प्रथम नहीं, जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 12 दिसंबर कब? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगर क्वेश्चन ये भी होता है बंगाल विभाजन के समय भारत के भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब हुई थी बंगाल विभाजन रद्द? कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था कि घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और भारत को राजधानी कोलकाता से दिल्ली कहाँ से? तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। घोषणा की गई 1911 में। घोषणा कब की गई? 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली अब भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर अब क्या होगी? दिल्ली होगी। लेकिन लागू हुआ था 1912 में। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब घोषणा कब की गई? तो 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी और लागू किया गया? तो लागू किया गया 1912 में लागू किया गया। समझ आ गया? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह पूछे या सबसे गर्म ग्रह पूछे, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह पूछे, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ही होगा। शुक्र यानी वेनस। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सांझ का तारा किसे बोलते हैं? तो शुक्र को ही बोलते हैं। और भोर का तारा किसे बोलते हैं? तो शुक्र यानी वेनस को ही बोलते हैं। क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? तो मंगल को कहते हैं। और नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो पृथ्वी को बोलते हैं। ग्रह से रिलेटेड ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह सबसे शुक्र यानी वेनस। सबसे गर्म ग्रह भी वेनस है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी वेनस ही है यानी शुक्र ही है। सांझ का तारा, भोर का तारा हम शुक्र यानी वेनस को ही बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखते हैं राष्ट्रीय से रिलेटेड भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय हम देखते हैं 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो ये मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी।
ये राष्ट्रीय से भारत का राष्ट्रीय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, पक्षी मोर हो जाएगा, फल आम हो जाएगा, फूल कमल हो जाएगा, जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा, पेड़ बरगद हो जाएगा, और राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा, मिठाई पूछे तो जलेबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई, ये मान लीजिए तिरंगा है, ये तिरंगा है मेरा, तो इसकी लंबाई मतलब ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात L/B, लेंथ बाई ब्रेथ का अनुपात होता है 3/2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 हो जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई के अनुपात क्या होगा। जब ये उल्टा पूछेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तो तिरंगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत के राष्ट्रीय गान से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना सेकंड लगता है, तो 52 सेकंड लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत के राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, तो पहली बार 17 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को 17 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसे राष्ट्रीय गान से रिलेटेड कुछ कौन लिखे हैं राष्ट्रीय गान जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया इसे, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और पहली बार इसको 27 दिसंबर 1911 में पहली बार इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। अब राष्ट्रीय गीत से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कहीं ना कभी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, यानी कौन लिखे हैं भारत के राष्ट्रीय गीत, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत है। तो ये संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब ये भी आता है कि इसको पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। 1896 ईस्वी में कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 1896 में गाया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अभी ये था एक राष्ट्रीय ध्वज से भी एक क्वेश्चन आता है ये कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज क्या हम लोग का तिरंगा कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो यहाँ हम लोग का ये कंप्लीट हो गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। कौन लिखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन। कौन लिखे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 यानी क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि
जैसे गुरुदेव, गुरुदेव किसे बोला जाता है, गुरुदेव किन्हें कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरुदेव कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव सबसे पहले किसने कहा था, तो ये कहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, गुरुदेव किनकी उपाधि है, तो गुरुदेव किनकी उपाधि है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव किनकी उपाधि है, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर ये आ जाएगा कि महात्मा किन्हें बोला जाता है, किनकी उपाधि है, तो महात्मा गांधी की उपाधि है। महात्मा सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। हाँ, नेताजी, नेताजी किसे बोला जाता है, नेताजी किनकी उपाधि है, तो ये भी क्वेश्चन आता है नेताजी किनकी उपाधि है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है नेताजी। नेताजी किसे बोला जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। सरदार, सरदार किसे बोला जाता है, सरदार किनकी उपाधि है, तो ये हो जाएगा सरदार बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला जाता है। तो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, तो ये दी थी बारडोली की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर क्वेश्चन ये आएगा देश रत्न किसे बोला, देश रत्न किनकी उपाधि है, किसे बोला जाता है, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने बोला था, तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कह के बुलाया था। कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था, तो ये भी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था। देश नायक किसे बोला जाता है, तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद किसकी उपाधि है, तो स्वामी विवेकानंद की। सबसे पहले स्वामी को विवेकानंद किसने कहा था, तो महाराजा खेतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय, राजा उपाधि है, राजा किनकी उपाधि है, तो राजा राम मोहन राय की उपाधि है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलते हैं आप देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, कॉपी अपने नोट में इसको लिख ले और इसको याद कर ले। ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में देखने को आपको मिलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक है। शक भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय यानी हार्ट से है। शरीर का पेसमेकर का संबंध किससे है, शरीर के किस अंग से है, तो ये हो जाएगा हृदय यानी हार्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि मानव शरीर के किस ग्रंथि यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि यानी पीयूष ग्लैंड को। तो पीयूष ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, तो पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। ये सबसे छोटा ग्रंथि है हमारे शरीर की, और ये सब इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। ये कहाँ पाई जाती है, तो हमारे शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कार्बन का स्वादिक शुद्ध रूप कौन सा है, कार्बन का सबसे स्वादिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे का आविष्कार यानी एक्सरे का खोज किसने किया था, किसने किया है, तो रॉन्टजन ने।
रॉटसन ने एक्सरे की खोज की है। किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? तो तांबा यानी कॉपर का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला यानी ब्लैक। ब्लैक दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ब्लैक दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो ये गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने। मुंबई, पहले इसको हम बम्बई बोला जाता था, तो बम्बई से थाने के बीच चली थी भारत में पहली बार रेल। कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में। 1853 में पहली बार भारत में रेल बम्बई से थाने के बीच चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ यानी स्टार्ट हुआ? सबसे पहले मेट्रो की सेवा किस शहर में आरंभ हुई थी? तो कोलकाता में। सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो की सेवा उपलब्ध हुई थी यानी स्टार्ट हुई थी। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है, जो किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की। और राज्यपाल पूछे भी कि राज्यपाल पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। वो भी क्या, वो कहाँ के बनी थी सबसे पहले? तो वो भी यूपी के ही बनी थी, मतलब यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही बनी थी। किस विटामिन की कमी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 47। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? बंद नहीं होता है। किस विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? खून का बहाव बंद नहीं होता है, यानी कहीं अगर आपका बॉडी में कहीं कट गया तो खून बहता ही रहता है, खून रुकता नहीं है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन के आपके शरीर में कम है, तो आपके शरीर में कहीं कट गया है, खून बह रहा है, तो वो जल्दी रुकता नहीं है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। यहाँ हम लोग टोटल क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखे हैं 26 से लेकर 50 क्वेश्चन देखे, यानी टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं नीचे दिए गए लाइक बटन पर लाइक कर, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।